के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण का पहला भाग देख रहे हैं। इसमें द्विघात समीकरण पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को समीकरण या बहुपद पढ़ाए हैं। दो चर के रैखिक समीकरण और बहुपद। बहुपद में आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ा है। जैसे बहुपद में आपने पढ़ा है एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी। तो इस बहुपद में एक पदीय को क्या कहते हैं, यानी एक पद वाला हो 3x 5z चाहे जो भी हो, केवल एक पद होते हो तो उसे हम एक पदीय बहुपद कहेंगे। या x स्क्वायर चाहे z स्क्वायर जो भी हो, एक ही पद होते हो। लेकिन द्विपदी बहुपद में इसमें दो पद होने चाहिए, 3y + 9 4x स्क्वायर + 3y + 6। हाँ, कम से कम दो पद होने चाहिए, अधिक भी हो सकते हैं, दो ही पद छोड़ी दो पद हो गए। इस तरह त्रिपदी में तीन पद होते हैं, x + y + z, 2x + 9y + 7। इस तरह कुछ भी पद आपको जो भी मिलते हैं तब पढ़ा है। इसके अलावे एक चीज और पढ़े हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनके घात एक होते हों रैखिक बहुपद कहलाते हैं। यानी 3x + 9 4a + 6, इस तरह जो भी दिए गए हैं यह बहुपद होते हैं। द्विघात के लिए क्या है, 3x स्क्वायर + 5y + 5x + 7, मान लीजिए इस तरह दिया गया है। तो इन सब संख्याओं में जब ऐसे समीकरण जिनके घातांक मैक्सिमम घातांक एक होते हैं, ऐसे बहुपद जिनके मैक्सिमम घातांक एक होते हैं, उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनके मैक्सिमम घातांक दो होते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसके मैक्सिमम घात 3 होते हैं, 3 से अधिक नहीं, तो इनके हम त्रिघात या क्यूबिक बहुपद कहते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने पढ़ा दिया है। अब रही बात बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, इन चीजों को हम बताते हैं। किसे बहुपद कहेंगे, किसे समीकरण कहेंगे। तो बहुपद और समीकरण में मात्र एक चीज का अंतर होता है। इस तरह जो भी व्यंजक लिख दिए गए, सारे व्यंजक, यह सब बहुपद कहलाएंगे। लेकिन समीकरण जब होता है जब किसी बहुपद को इस रूप में लिख देते हैं 3x - 9 = 0, यानी उसे 0 के बराबर संतुष्ट कर देते हैं। तो इसमें x के जो भी मान आते हैं वही मान निकाल कर रखते हैं और यह समीकरण के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ आपको पढ़ना क्या है, द्विघात समीकरण, यानी द्विघात बहुपद जितने भी हैं उनके बराबर 0 लिखकर जो भी समीकरण आपको मिलेंगे उन्हें द्विघात समीकरण कहेंगे और उन्हीं को हल करना है। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इस चैप्टर में आपको क्या करना है, कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, कैसे द्विघात समीकरण को हल करेंगे, इतना ही चीज बताना है। तो इसको बताने के लिए आप सबसे पहले क्या शर्त याद रखेंगे कि ऐसे समीकरण जिनके मैक्सिमम घात क्या हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे और हम उसे हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, जो भी दिए गए हैं उसमें कौन कौन से पद द्विघात समीकरण हैं। तो लाइए हम इन क्वेश्चनों को लिखकर आपको बता रहे हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया है प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन देखें। पहले में दिया आपको द्विघात समीकरण बताइए, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको सिर्फ x + 1 का होल स्क्वायर
बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। एक भाग और लिख दे रहा हूं, दोनों को हल कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग करेंगे। चौथा x माइनस 3, दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस 5। देखिए अब इन समीकरणों को, इनको आप हल करके देख लें कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो आप सबसे पहले इसे देखिए, दोनों तरफ के जो भी कोष्टक दिए गए हैं चाहे जो भी पद दिए गए उनको खोल लें। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके होल स्क्वायर से खोल दीजिए पहले को। तो होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का बल धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन दूसरी संख्या का बल बराबर इसका इसमें गुणा करना है 2x माइनस 6। अब इसे खोल लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर पक्षांतर कर लें माइनस 2x प्लस 6 बराबर क्या हो गया, देखिए 0 हो गया। अब 2x से 2x कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखिए इसमें मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। एक चीज और हम आपको बताने हैं, भूल गए थे, उसे भी बता दें। देखिए द्विघात समीकरण का जनरल समीकरण होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का पद 0 हो जाएगा, तो एक घात का समीकरण बन जाएगा। यह b और c में कोई एक पद 0 हो सकता है, जैसे यहां देख लें b x का मान 0 हो गया लेकिन c है, लेकिन द्विघात के लिए एक्स स्क्वायर है तो यह द्विघात समीकरण करेंगे। इस समीकरण को हमेशा आप याद रखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है जिसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के गुणक जो गुणांक कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 हो, 1 से अधिक हो, लेकिन शून्य नहीं हो। यदि इसमें शून्य का गुणा करते थे 0 हो जाता तो यह समीकरण नहीं बनता। अब लाइए दूसरे इसको हल करके देख रहे हैं क्या मान आ रहा है। हल कर दी, इसको खोल लें, x का गुणा कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस इसका गुणक माइनस 6x माइनस 3, इधर गुणा कर दें x स्क्वायर प्लस 5x, पक्षांतर कर लें 2x स्क्वायर, इससे घटा दें 6 में से घट जाएगा 5x माइनस 3, इसे पक्षांतर कर लें माइनस x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब देखिए काट लीजिए, देखिए 2x में से एक x घट गया, एक्स स्क्वायर 5 और ऋण 5 दोनों जुट जाएंगे 10x और ऋण 3 बराबर 0। इसमें भी 2 घात का है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है। इस तरह आप लोग पहले क्वेश्चन का जितना भाग है उसे हल करेंगे और दूसरा क्वेश्चन मैं बता दीजिए। क्वेश्चन 2 में देखिए दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए अब भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यहाँ सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण को कैसे बनाएंगे, आपको क्या क्या दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर ये दिया है, और लंबाई मीटर में चौड़ाई मीटर में। आप क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप यहीं से मान निकाल रहे हैं। एक शर्त और इसमें दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो प्रथम शर्त से पहले माना लंबाई भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई भी आप मान सकते हैं। लंबाई मानेंगे तो बटे में अंक हो जाएगी, इसलिए हमने चौड़ाई को माना है, क्योंकि प्रथम शर्त से लंबाई क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से यह कह रहा है कि लंबाई बराबर 2 गुणे चौड़ाई,
चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है, इन है। तो आपने चौड़ाई माना है, चौड़ाई क्या माना है x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर, यह चौड़ाई हो जाएगी। अब इसी पर इसमें मान रख दें क्षेत्रफल वाले में लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मान कितना है, क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान रखें, लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है x, बराबर किसके है 528 के। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। 528 को उधर पक्षांतर कर दे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। यही आपका समीकरण होगा, जो इससे आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने की मान मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग यह कह रहा है, पहला भाग था क्रमागत संख्याएं, दूसरे भाग में है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं कैसे निकालेंगे, क्रमागत संख्याएं आप जानेंगे तो मानेंगे पहली संख्या और क्रमागत संख्या कहते किसे हैं, क्रमागत संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1 होगी। पहली x है तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1 होगी। तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। जैसे आप देखें अंकगणित वाले रूल से, पहली संख्या क्रमागत 11 है तो दूसरी 11 के बाद क्या आएगी 12, यानी 11 में एक आपने जोड़ दिया। उसी तरह यहाँ भी बीजगणितीय टर्म में x प्लस 1 कर ले। अब शर्त क्या दे रहा है, पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। अब इसका गुणा कर दें तो x स्क्वायर प्लस x, इस 306 को इधर पक्षांतर कर दें तो 306 बराबर 0। इस तरह यह समीकरण बन जाएंगे। आप इसी तरह तीसरे भाग में रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और उन दोनों का गुणन 3 वर्ष बाद पश्चात उनका गुणनफल 360 हो जाता है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका भी इसी तरह आप समीकरण बनाएंगे और उसे हल करेंगे। जैसे आप देख लें, माना रोहन की उम्र x वर्ष है। देखिए उम्र हमेशा वर्ष में होता है, महीने में नहीं दिया गया है, वर्ष में। तो उसकी मां की उम्र क्या हो जाएगी, यहाँ एक और मान लेते हैं, कभी कभी, कभी नहीं हमेशा वर्तमान उम्र मानी जाती है, कभी भी मानी जाती है तो वर्तमान उम्र मानी जाती है। तो यहाँ उम्र कितना हो जाएगा x धन 26, क्योंकि उसकी उम्र वह रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। इसके बाद क्या कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष दोनों में जुट जाएगा। पश्चात का मतलब और आगे जाए, पहले चलते हैं तो पीछे चलते हैं, घटता है, आगे जाते हैं, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात उम्र क्या हो जाएगी x में भी, यानी x भी 3 वर्ष जुट जाएगा और यह x धन 26 धन 3 इसमें भी 3 जुटेगा। यह रोहन का हो गया और यह क्या हो गई माँ की। तो अब जोड़ लें, x धन 3 यह हो जाएगा और माँ का क्या हो जाएगा x धन 29। अब शर्त क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल 360 हो जा रहा है, यानी प्रश्नानुसार x धन 3 गुणे x धन 29 बराबर 360।
60। इसको गुणा करके आप लोग हल करेंगे, गुणा करके हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो समीकरण मिलेगा उससे हल कर लेंगे, नहीं तो ये मैं गुणा करके कर दे रहा हूं, उसके बाद आप भाग दे लेंगे। एक्स का गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 27 9 27 3 में 6 3 में 6 8 87 बराबर 360। इसे इधर पक्षांतर करना है, इन सबको जोड़ दें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। घटा दीजिए 360 में से 70, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 जा 3, 15 में से 8 जा 7, 277 बराबर 0, 273 बराबर 0। यह समीकरण मिल जाएगा। इसी तरह आप देखें कुछ इसका चौथे भाग में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तब आपका क्वेश्चन लगेगा, उसे हल करेंगे। चौथा भाग क्या है कि समय दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किमी कम का होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। आप जानते हैं दूरी और चाल में हमेशा समय, तो समय बराबर क्या होता है, एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी पर आपका क्वेश्चन लगेगा। इसमें दिया क्या क्या है, दूरी दी गई है, कुल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। अब चाल मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की नियत चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसमें समय में लिख लें, नियत चाल से समय क्या लगता है, समय बराबर 480 बटे x, चाल से भाग दीजिए, यह समीकरण 1। यदि रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी प्रश्नानुसार 8 किलोमीटर कम हो जाती, चाल क्या होती 8 किलोमीटर कम हो जाती, तो चाल क्या हो जाएगी, तब समय क्या लगेगा, इस प्रश्नानुसार चाल क्या होगी x माइनस 8, यह हो जाएगा नहीं किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना लगेगा 480 बटे x माइनस 8। अब देखिए यह समय इस समय से कितना अधिक है, 3 घंटा अधिक है, यानी इसमें 3 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं तो लिखेंगे 480 बटे x धन 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरह कैसे हो जा रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन में यह कर रहा है कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती तो अपने नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लेती, यानी नियत समय या समय में पहुंचने में मान लीजिए 4 घंटे में पहुंच रही थी, तो इस चाल से चलती तो 3 घंटा और 7 घंटे में पहुंचती। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, यह समय किसके बराबर है 480 बटे x के बराबर, 480 बटे x कर लिया और उसमें जो 3 घंटा अधिक लग रहा है उसको जोड़ दिए। अब इसी को तिर्यक गुणा करके आप समीकरण बना लेंगे, समीकरण बन जाएगा, उसका मान निकाल लेंगे। लाइए थोड़ा सा और कर दे रहा हूं, 480 धन 3x बटे x बराबर 480 बटे x माइनस 8। इसको हल करेंगे और तब समीकरण बनेगा। आप कर दे रहे हैं।
अब इसका तिर्यक गुणा कर लें। 480 प्लस 3x गुणे x माइनस 8 बराबर कितना होगा? x का सीधे उसमें गुणा कर लें, 480 x, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 480 x प्लस 3x स्क्वायर। अब ये -8 का गुणा करें, -8 का गुणा करेंगे तो 0, 8 अठाई 64, 8 चौको 32, 6 38, 8 अठाई 64 को 4, 8 चौको 32, 6 38 माइनस 8 3 24 x बराबर 480 x। इसे इधर पक्षांतर करना है तो हो जाएगा 480 x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x माइनस 480 x बराबर 0। देखिए 480 से 480 कर दिया, बचा कितना? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3 और 4 0 बराबर 0। यह समीकरण मिल गया, इससे हल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, यानी 3 से पूरे समीकरण में भाग दे दें, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 का 3, 3 दूना 6, 3 बटे 24, 1280 बराबर 0। इस समीकरण से आप गाड़ी की चाल ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह पूरे प्रश्नावली के क्वेश्चन हमने हल कर दिया, बाकी जो सेकंड प्रश्नावली इसके बाद